तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को। ये मूवी जब आई थी तो बहुत चली और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लेट हूँ क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन करना नहीं चाहता था, पर लोगों ने कमेंट किया तो सोचा लाओ कर ही देते हैं उनकी खुशी के लिए। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अब आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े अमीर खानदान को देखते हैं जिसमें कि दादी जी का हुक्म चलता था। उनका बूंदी के लड्डू का बहुत बड़ा व्यापार था जो कि दादी के बलबूते ही इतना बड़ा बना। दादी एक नंबर की खड़ूस किस्म की इंसान थीं जो कि कभी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थीं और ये गुण उनको मिले थे अपनी सास से। दादाजी चल फिर नहीं सकते थे और उनकी याददाश्त जा चुकी थी कई साल पहले। उन्हें अपने टाइम में शेरो शायरी का बड़ा शौक था, तभी व्यापार दादी ने संभाला और अपने बच्चे से उन्हें दूर रखा, ये सोच के कि कहीं वो उनके जैसे शायरी वाला ना बन जाए। अब हम रॉकी को देखते हैं जो कि बड़ा ही हंसमुख, हर जगह फुदकने वाला, खूब बातें करने वाला और कुछ भी कर जाने वाला लड़का था। रॉकी की जिंदगी फुल अय्याशी के साथ चल रही थी। इतना पैसा जो था तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दादी का लड़का तिजोरी यानी कि रॉकी के पिताजी दादी की हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान थे कि जो दादी बोलेंगी वो वही करेंगे, और दादाजी की तो वो सुनते भी नहीं थे क्योंकि दादी ने उन्हें उनसे हमेशा से दूर ही रखा था। दादाजी अक्सर जामनी नाम बड़बड़ाते रहते थे तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि आप जामनी के बारे में थोड़ा पता करिए, क्या पता ये इनका ट्रिगर हो। रॉकी को दादाजी की डायरी से जामनी की फोटो मिलती है जिसके पीछे एक पता लिखा था। तो पता चलता है कि जामनी का एक न्यूज एंकर रानी से कोई कनेक्शन है, तो वो लोग पहुंच जाते हैं उसके पास और जानकारी लेने। रॉकी और रानी की जब मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से निहारते हैं और रॉकी तो फ्लर्टिंग करने में माहिर था ही, तो वो लग जाता है अपने काम में। फ्लर्टिंग करने के साथ साथ वो अपने दादाजी के बारे में सब बता देता है। तो पता चलता है कि जामनी रानी की दादी हैं। तो रॉकी कहता है कि एक बार आप उनको मेरे दादाजी से मिलवा दीजिए, हो सकता है उन्हें देखने पर उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाएं और शायद उन्हें सब याद आ जाए। रानी की फैमिली में दादी जी थीं लेकिन दादाजी गुजर चुके थे और उसकी माँ इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर थीं और पिताजी कथक सिखाते थे। रानी अपने दादी से पूछती है कि आप किसी कंवल लुंड को जानती हैं क्या? जी हाँ, ये दादाजी का नाम था, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा गया। दादी एक पल के लिए अपनी पुरानी यादों में चली जाती हैं और फिर बताती हैं कि हम दोनों की मुलाकात शिमला में हुई थी एक कवि सम्मेलन में। जब हम शायरी सुन रहे थे तो दोनों के मुंह से एक ही जगह पर वाह निकला, तो पहली बार लगा जैसे कोई मेरी रूह को पहचानता है। पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों शादीशुदा थे लेकिन घर परिवार तोड़ने की शक्ति हम में नहीं थी, तो एक दिन अलग होने का फैसला लेकर हम दोनों जुदा हो गए। अब हम देखते हैं कि रॉकी की बहन गायत्री को लड़के वाले देखने आते हैं पर उसके मोटे होने की वजह से उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं और ये पहली बार नहीं था कि वो रिजेक्ट हुई। रॉकी और रानी के बीच बातचीत होने के बाद रानी का पूरा परिवार रॉकी के घर आ जाता है जामनी को कंवल से मिलाने। दादी जी जब दादाजी से मिलती हैं तो उन्हें पुरानी बातें याद दिला के सब कुछ याद कराने की कोशिश करती हैं, पर उन्हें याद नहीं आ रहा होता, तो वो लोग निराश होके जाने लगते हैं। तभी दादाजी उठ खड़े होते हैं और गाना गाने लगते हैं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। ये उनका सबसे मन पसंदीदा गाना था, तो दादी भी उनके साथ गाने लग जाती हैं और फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते आते इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के होठ से होठ मिल जाते हैं। ये देखकर कुछ खुश होते हैं कि दादाजी चलने लगे और सब याद आ गया। कुछ को झटका लगता है और दादी तो बेचारी बेहोशी हो जाती हैं कि अरे मुरी मैया ये का देख लियो। पुराने प्यार का तो मिलन हो गया था, पर रॉकी का जो रानी के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था उसका क्या? तो रॉकी दादा दादी को मिलाने के बहाने रानी से मिलना शुरू कर देता है और अब उनके बीच भी प्यार के फूल खिलने लग जाते हैं। प्यार तो बेशुमार बढ़ते जा रहा था, पर रानी को इस बात की भी चिंता थी कि दोनों के परिवार में जमीन आसमान का फर्क है, तो क्या ये प्यार आगे बढ़ पाएगा या फिर ऐसे ही बारिश में भीगते हुए वहीं तक रह जाएगा।
अब एक दिन रॉकी रानी से शादी करने की बात कर ही लेता है। तो रानी कहती है कि हम दोनों अभी तो मिले हैं और जानते ही क्या हैं एक दूसरे के बारे में। हमारी सोच अलग है, हमारी फैमिलीज अलग हैं। हमारे बीच जो भी हुआ वो आपसी सहमति से हुआ, लेकिन ये प्यार नहीं है, बस जिस्मानी जरूरत है। रॉकी कहता है कि मेरे लिए ऐसा नहीं है, मैं प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, पर अगर तुझे नहीं करनी तो हमारे बीच कुछ भी ना रहे तो ही अच्छा है। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी दादी और पिताजी उन दोनों और जामनी और कंवल को एक साथ देख लेते हैं। दादी गुस्से में रॉकी से कहती हैं कि अगर इस गजनी और उस सजनी को दोबारा एक साथ देखा ना तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा, समझा। रानी ने अपने मन की सारी बातें बोल तो दी थीं, लेकिन सच ये था कि उसे भी रॉकी से प्यार हो गया था, तो उससे रहा नहीं जाता और पहुंच जाती है रॉकी के पास और कहती है कि मैं गलत थी, मुझे लगा था सब जिस्मानी है, लेकिन मुझे भी प्यार हो गया है तुझसे। प्यार का इजहार होने के बाद दोनों एक दूसरे के होठों का स्वाद लेने लग जाते हैं और ये सब हो रहा था दिल्ली में हाईवे के बीचों बीच, जहाँ ऐसा करने पर या तो वीडियो बन जाता है या भयंकर चालान कटता है, पर मूवी है तो कुछ भी हो सकता है। प्यार तो था, पर रानी को शादी करने में अभी भी हिचकिचाहट थी, क्योंकि रानी को अपनी आज़ादी पसंद थी, जो कि रॉकी के घर में थी नहीं, और दोनों की फैमिलीज बहुत अलग थीं। तो रॉकी कहता है कि तू क्या चाहती है, मैं तेरे घर में आके रह जाऊं और तू मेरे घर पे आके रह जाए क्या? रानी कहती है कि ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। आइडिया ये था कि 3 महीने रॉकी रानी के घर पर रहेगा और रानी रॉकी के घर पर, ताकि दोनों लोग एक दूसरे के परिवार की चीजें जान सकें, समझ सकें कि कैसे क्या होता है। रानी के परिवार वाले थोड़ा ना नुकुर करते हैं कि उस पागल के साथ कौन रहेगा, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए ऐसा करने को मान ही जाते हैं। रॉकी के घर में खूब हंगामा खड़ा होता है, पर दादी जी मुस्कुरा के कह देती हैं कि हमें मंजूर है, जाओ बोल दो जाके। असल में दादी जी का प्लान ये था कि वो उसे यहाँ बुलाएंगी और इतना सताएंगी कि वो खुद ही शादी के लिए मना कर देगी। रानी जब रॉकी के घर में आकर सभी से फ्रेंडली होने की कोशिश करती है तो दादी उससे थोड़ा अकड़ के बात करते हुए जता देती हैं कि यहाँ मेरा दबदबा है, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। रॉकी जब रानी के घर पहुंचता है तो फ्रेंडली होने के चक्कर में अपनी बचकानी हरकतों से सबका मूड खराब कर देता है। तो माता पिता सोच में पड़ जाते हैं कि इसको 3 महीने तक कैसे झेलेंगे हम लोग। अब रॉकी के यहाँ सब खाना खाने बैठते हैं, तो रानी देखती है कि मम्मी जी ही सबको खाना परोस रही हैं और वही सब कुछ कर रही हैं। रानी उनकी मदद करते हुए कहती है कि हमारे यहाँ तो सब एक दूसरे को खाना परोसते हैं और बाद में मिलके टेबल भी साफ करते हैं। गायत्री कहती है कि हमारे यहाँ तो सब मम्मी ही करती हैं। हम देखते हैं कि माता जी अकेले में बड़ी सुरीली आवाज में गाना गा रही होती हैं, जिसे रानी सुन लेती है तो वो तुरंत चुप हो जाती हैं। माता जी बात बदलते हुए कहती हैं कि मुझे अपने पति को खाना खिलाने में अच्छा लगता है और पति की सेवा करने में कोई बुराई नहीं है। रानी कहती है कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब वो सेवा एक तरफा हो ना तो उसे सेवा नहीं गुलामी कहते हैं। रॉकी को आदत थी नौकरों की, क्योंकि उसके बोलने पर सब हाजिर हो जाता था, पर वहाँ उसे खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि रानी के घर में कल्चरल क्लब चल रहा होता है, जहाँ बंगाली समाज के लोग एक साथ मिलकर एंजॉय करते थे। तो दादी जी रॉकी को भी शामिल होने को कहती हैं, पर मम्मी जी कहती हैं कि तुम अपने कमरे में जाओ, यहाँ क्या ही करोगे, बोर हो जाओगे, तुम्हारे लिए नहीं है ये सब। रॉकी समझ जाता है कि मम्मी जी उसका मजाक बना रही हैं, तो वो थोड़ा उदास होकर वहां से चला जाता है। माता जी बहुत अच्छा गाती थीं, तो रानी के पूछने पर माँ बताती हैं कि पहले मैं प्रसार भारती के लिए गाती थी और सब बोलते थे कि अगली आशा भोसले बनूंगी, लेकिन फिर शादी हो गई तो सपनों से बेहतर समझौता करना सही समझा, क्योंकि वो हर रोज नहीं टूटते। अब हम देखते हैं कि मम्मी जी शॉपिंग करने जा रही होती हैं, तो रॉकी कहता है कि चलिए मैं भी आपके साथ चल लेता हूँ थोड़ा बैग शैग उठाने। फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो तो ब्रा खरीदने के लिए आई हैं। दुकान में घुसते ही हर जगह ब्रा देखकर रॉकी एकदम ऑकवर्ड फील करने लग जाता है कि ये वो कहाँ ही आ गया। अब दुकानदार रॉकी से ही कह देता है कि जरा ये ब्रा पहन के दिखाओ, पता तो चले कैसी है ये। रॉकी हिचकिचाते हुए पहन तो लेता है, लेकिन जब देखता है कि सब उस पर हंस रहे हैं और उसे अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है, तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि नहीं पहनना मुझे, ये निकालो ये।
मम्मी जी आवाज तेज करते हुए कहती हैं कि ये ब्रा है, ब्रा। मैं पहनती हूँ, तुम्हारी माँ पहनती है, तुम्हारी बहन पहनती है, दादी पहनती हैं, और इससे कोरोना भी नहीं फैलता, तो दिक्कत क्या है? भारतीय महिलाएं सदियों से अपने आदमी लोग के कच्चे बनियान धोती आ रही हैं और तुम ब्रा छूने में भी कतरा रहे हो। चोली के पीछे क्या है? गाना बजाकर खूब गंदा डांस करते हो तुम लोग, लेकिन चोली के पीछे असल में क्या है वो बोलने में तुमको शर्म आ जाती है। रॉकी कहता है कि मैं टच इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं इज्जत करता हूँ महिलाओं की। मम्मी जी कहती हैं कि जब उन्हें खुद से अलग कोई अलग प्रजाति ना समझ के बिल्कुल खुद के जैसा समझोगे ना, तब करोगे महिलाओं की असली इज्जत। अब हम देखते हैं कि लड्डू के शेयर और उनकी डिमांड कम होने लग जाती है क्योंकि जो नया एड निकला था उसे महिलाएं बॉयकॉट कर रही थीं। एड में था कि महिलाएं लड्डू बना के पतियों को खिला रही हैं। बढ़िया। पिताजी और दादी जी कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है, पहले तो कितना चलता था ये एड। तभी वहां अचानक रानी आ जाती है जो कि एड को देखते हुए कहती है कि अब जमाना बदल गया है, एड में सिर्फ महिलाओं को नहीं मर्दों को भी लड्डू बनाते दिखाओ और टैगलाइन रखो सोच नहीं पर स्वाद वही। ये सुनकर सब बड़ा खुश होते हैं कि ये तो बढ़िया आइडिया है। पिताजी और दादी जी को ना चाहते हुए भी उन्हें रानी की बात माननी पड़ती है क्योंकि सबकी सहमति इसी में थी। जैसा रानी ने कहा था वैसा ही एड बनाया जाता है और अब व्यापार एकदम टॉप पे ट्रेंड करने लग जाता है, जिससे कि रॉकी बड़ा खुश होता है कि उसकी वजह से ऐसा हो पाया, वरना सब खत्म हो जाता। अब रॉकी के दोस्त विक्की की सगाई हो रही होती है तो वहाँ दोनों का परिवार आया हुआ था। दादी जी अपना दांव खेलते हुए कहती हैं कि हमारे बीच बहुत बड़े कलाकार हैं, उनसे डांस जरूर कराया जाए। दादी रानी के पिता की बात कर रही थीं तो ना चाहते हुए भी लोग उन्हें स्टेज पर चढ़ा देते हैं। पिताजी अपना कथक डांस करना शुरू करते हैं तो सब उनका मजाक बनाने लग जाते हैं, उन पर हंस रहे होते हैं, यहाँ तक कि रॉकी भी। पिताजी देखते हैं कि वहाँ तो सब हंस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं उनकी, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। रॉकी जब उन्हें उदास देखता है तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो क्या गलत कर रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर आकर रॉकी पिताजी से माफी मांगता है तो पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आदत है हमको। पहली बार जब मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं कथक सीखना चाहता हूँ तो उन्होंने भी मेरा मजाक ही उड़ाया था। जब मैंने जिद की तो बहुत गुस्सा किया, मुझे मारा भी। जब मैंने कथक क्लास ज्वाइन किया तो वहाँ इकलौता मेल स्टूडेंट मैं ही था। मेरे दोस्त कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर, पर जब मैंने बताया कि मुझे प्रोफेशनल कथक डांसर बनना है तो सबने मेरा पीठ पीछे जमकर मजाक बनाया और कहा कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। फर्क पड़ता है, इंसान हूँ, दर्द होता है। फिर भी मैंने कथक छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे सिखाया कि हुनर का कोई जेंडर नहीं होता। रॉकी एकदम चिड़चिड़ा कर कहता है कि और कितनी भसड़ होना बाकी है पता नहीं बैंचो। गाली सुनकर मम्मी जी कहती हैं कि महिलाओं को गाली देना जरूरी होता है क्या, मिसोजिनिस्ट। रॉकी कहता है कि अब बैंचो भी नहीं बोल सकते, आंटी मैं दिल्ली से हूँ, कैसे न बोलूं बैंचो। क्या जमाना आ गया है, मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, काले को काला नहीं बोल सकते, बूढ़े को बूढ़ा नहीं बोल सकते। अब तो मुंह खोलने में भी डर लगता है। हमको तो सब नॉर्मल लगता है क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं अगर ऐसे बोलो, तो सब कुछ नॉर्मल ही लगा हमेशा। रेसिस्ट हो जाओगे, मिसोजिनिस्ट हो जाओगे, फैट शेमिंग कहलाएगी, किसी ने नहीं बताया। और आप लोग जो मेरे बारे में सोचते हो बोलते हो उसको क्या कहेंगे। रॉकी को गैस ऑन नहीं करने आती, कितने शर्म की बात है। रॉकी को ये भी नहीं पता कि मर्द भी ब्रा की शॉपिंग कर सकते हैं। रॉकी को ये भी नहीं पता कि मर्द कथक कर सकते हैं। और सबसे शर्म की बात तो रॉकी को इंग्लिश नहीं आती। अपनी पार्टी में आपको दोस्तों से मिलाने में आपको शर्म आती है। आपको क्या लगता है मुझे ये सब नहीं दिखता, मुझे महसूस नहीं होता, दुख नहीं होता। मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है लेकिन अपने पिताजी के सामने कभी नहीं कर पाया। मैं अपनी ही खुशी के लिए नहीं लड़ पा रहा तो सोचिए मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा और आपने मुझे अपने घर में जगह दी उसके लिए शुक्रिया। रॉकी वहां से जाने लगता है कि तभी पिताजी उसे गले से लगा लेते हैं क्योंकि अब सभी को समझ आ गया था कि रॉकी भले ही झल्ला किस्म का इंसान है पर दिल का बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है।
अब अगले दिन रॉकी भी पिताजी से कथक सीखना शुरू कर देता है। खुद से अपने लिए कॉफी भी बनाने लगा था और अब उसे ब्रा छूने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। गायत्री ट्रेडिंग करने में बहुत एक्सपर्ट थी, तो रानी उससे कहती है कि तुम प्रोफेशनली ये काम क्यों नहीं करती। तो गायत्री कहती है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। रानी फिर भी उसे कुछ लोगों से मिलाती है ताकि वो खुद से अपना काम कर सके, छुप छुप के नहीं बल्कि प्रोफेशनली। रॉकी उनके कल्चरल क्लब में शामिल होकर एक बंगाली गाना गाता है, तो दादी उसकी वीडियो बनाकर रानी को भेज देती हैं। तो वो बड़ा खुश होती है कि उसके लिए रॉकी कितने एफर्ट्स डाल रहा है। रानी माता जी को बताती है कि मैंने आपके गाने का वीडियो एक सिंगिंग शो में भेजा था, तो आप सेलेक्ट हो गई हैं, कल आपका ऑडिशन है। माता जी कहती हैं कि खुद तो क्रांतिकारी बनती हो और मुझे सूली पर चढ़ाना चाहती हो, चाहती क्या हो तुम। रानी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो प्यार और सम्मान आप दूसरों को देती हैं वो अपने आप को भी दें। एक बार आप अपनी खुशियों को भी मौका देके आप अपनी बेटी के लिए मजबूरी की नहीं मजबूती की मिसाल बनकर रहें, ये चाहती हूँ मैं। अब अगले दिन गायत्री को देखने लड़के वाले आते हैं, तो कहते हैं कि हमें तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी, क्योंकि पहले वाली से जिससे शादी हुई थी वो मिस नोएडा थी। सारे मोहल्ले वालों की नजर उस पर और उसकी नजर पूरे मोहल्ले पर, तो 2 महीने में ही तलाक हो गया। अब इस पर तो कोई नजर मारेगा नहीं, बढ़िया है। लड़के वाले गाना गाने को कहते हैं, तो गायत्री ऐसा गाना गाती है कि तुरंत वो भाग खड़े होते हैं। दादी उसे खींच के तमाचा मारते हुए कहती हैं कि ये सब रानी की वजह से हो रहा है। इतने सालों से वो सब सुनते आ रही थी, पर अब चुप न बैठते हुए कहती है कि मेरा 20 किलो वजन क्या बढ़ गया, मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही चली गई। मैं अब नौकरी करने जा रही हूँ और शादी तब करूंगी जब मेरा मन करेगा, और इस घर की महान शादियां देख के मुझे तो नहीं लगता कि कभी मन करेगा भी। माता जी भी उठ खड़ी होती हैं, क्योंकि अब उन्होंने भी ठान लिया था ऑडिशन देने का। अब हम देखते हैं कि रानी के परिवार वालों ने दुर्गा पूजा रखी होती है, जहां रॉकी का परिवार भी आया होता है। रानी के पिताजी और रॉकी दोनों मिलकर बहुत ही बढ़िया कथक डांस करते हैं, जो कि रॉकी के पिताजी और दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वही थे जब उस दिन उन्होंने उस डांस का मजाक बनाया था। पर अब उनका खुद का बेटा ही वो डांस कर रहा था। पिताजी वहां से जा रहे होते हैं, तो रॉकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो पिताजी कहते हैं कि तू अब इनके तमाशे का बंदर बन चुका है। बाप नचनिया है, घर की औरतों पे कोई कंट्रोल नहीं, माँ शराबन, दादी इश्क लड़ा रही हैं, लड़की तो बददिमाग बदतमीज तो है ही, ये पूरा का पूरा परिवार ही घटिया है। रानी बीच में आकर कहती है कि हाँ सही कहा आपने, बहुत घटिया लोग हैं हम। हमारे घरों में औरतों को मर्दों की जागीर नहीं समझा जाता, बिना मर्जी बेटियों की शादी नहीं करवाई जाती, किसी के सपनों का गला नहीं घोटा जाता, मोहब्बत के साथ रहते हैं और बहुत नसीब से मिलती है ऐसी घटिया फैमिली। बोलते बोलते रानी पिताजी का हाथ झटक देती है, जो कि उसकी ओर उंगली करते हुए रॉकी से कह रहे थे कि इसे बोल दो कि चुप रहे। अब रॉकी रानी से कहता है कि तूने मेरे पापा पे हाथ कैसे उठाया, मैं बात कर रहा था ना, तो बीच में क्यों आई। उनके बीच खूब भयंकर बहसबाजी होती है और दोनों लोग में फैसला होता है कि हमारे बीच कुछ एक जैसा नहीं है, तो बेहतर है कि ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाए। रानी की फैमिली रॉकी की साइड लेती है, क्योंकि रानी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, पर रानी पलट जवाब देते हुए कहती है कि आप रहने दीजिए, आपने तो दादा को धोखा दिया था। दादी कहती हैं कि हाँ दिया था धोखा उन्हें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अफसोस तो ये है कि मैं इतने साल सब कुछ सहती रही। तुम्हारे दादा मुझ पर हाथ उठाते थे, तुम्हारे पापा को बेल्ट से मारते थे, घिन आता था उनको अपने बेटे के डांस करने से, नफरत करते थे वो। जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे दादाजी जैसे नहीं हैं, वैसे ही रॉकी अपने पापा जैसा नहीं है, वो अच्छा लड़का है। रॉकी के घर में बवाल मचा पड़ा था कि तभी माताजी टीवी ऑन करके अपना ऑडिशन देखने लग जाती हैं। पिताजी टीवी बंद करते हुए खूब गुस्सा करते हैं कि ये कब मुंह काला करा के आई है ये। माताजी रॉकी और गायत्री का साथ लेके गाना गाने लग जाती हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। पिताजी गुस्से में माताजी के ऊपर हाथ उठाने ही वाले होते हैं कि तभी रॉकी हाथ रोक लेता है। वो कहता है कि मैं रानी से कितना प्यार करता हूँ बता नहीं सकता, लेकिन उसने मेरे घर वालों की इज्जत नहीं की तो मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। अब आप मेरी मम्मी जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ उनकी इज्जत नहीं करते, तो मुझे आपसे भी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा।
ये सब चल ही रहा था कि तभी दादाजी अपने बेटे का नाम पुकारते हैं, जो कि आज तक कभी नहीं पुकारा था क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता था। दादाजी कहते हैं कि बेटे घर नहीं तोड़ा करते, घर नहीं तोड़ा करते। इतना बोलते ही वो अचानक बेहोश हो जाते हैं। अब दौड़ते भागते उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। पिताजी को अब जाकर एहसास होता है कि माँ ने कभी उन्हें अपने पिता के साथ रहने ही नहीं दिया, उनके साथ वक्त गुजारने ही नहीं दिया, और अब वो गुजार भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी मौत हो जाती है। दादाजी के अंतिम संस्कार में जामनी भी आती हैं, तो दादी कहती हैं कि इसे यहाँ से जाने को कहो, पर पिताजी ऐसा नहीं करते बल्कि आने देते हैं। तो दादी 5 कोने का मुंह बना के खुद ही चली जाती हैं। पिताजी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर मुझे माफ़ कर दे। माताजी कहती हैं कि माफी मांगने का हक आप कब का खो चुके हैं। आपकी माँ खुद औरत होके उन्होंने कभी दूसरी औरतों की इज्जत नहीं की। इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है। आपको इस घर का मर्द बनाते बनाते वो भूल गईं कि आप सिर्फ अपनी माँ के बेटे नहीं हैं, अपने बाप के भी बेटे हैं, अपने बच्चों के बाप भी हैं, अपनी बीवी के पति भी हैं। दादी जी चिल्लाते हुए कहती हैं कि इस तरह से बात करते हैं अपने पति से। पिताजी चिल्लाते हुए कहते हैं कि पहले आप मेरी बीवी से सही से बात करो। माफी के लायक तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हारी माफी कमाने की कोशिश जरूर करूंगा। अपने पिताजी को तो खो चुका हूं, लेकिन अपने बीवी बच्चों को खोना नहीं चाहता और ना ही कभी खोने दूंगा। अब कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि रॉकी के माता पिता रानी के घर जाते हैं और रानी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि रॉकी इस घर का दामाद बने। रानी भी उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगती है और भागते हुए जाती है रॉकी के पास, जो कि बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहा था। रानी उससे भी माफी मांगती है और फिर दोनों के प्यार का मिलन हो जाता है। दादी रानी को शांति पत्र भेजती हैं, जिसमें लिखा था कि इस उम्र में मेरा घमंड और अहंकार मुझे ये मानने नहीं देगा कि शायद मैं भी कभी गलत हो सकती हूँ। बूंदी के लड्डू की पुश्तैनी विधि जो मुझे मेरी सास से मिली थी वो मैंने तुम्हें दे दी है। उम्मीद है तुम इसके साथ वो नहीं करोगी जो मैंने किया। शादी मुबारक हो बेटा, जुग जुग जियो। अब हम देखते हैं कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पूरी होते हुए उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। परिवार के सभी लोग आए थे सिवाय दादी के। वो भी आती तो और अच्छा लगता, पर क्या ही कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस फिल्म से बहुत कुछ या कुछ ना कुछ तो सीखने मिला ही होगा। फिल्म में जितने भी कैरेक्टर मौजूद थे उन सभी को लेकर कोई ना कोई एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। परिवार में सब एक दूसरे की इज्जत करें, सब एक साथ रहें, कोई किसी का गुलाम बन के नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सब कुछ करे। यही फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है। कई लोगों को लगा होगा कि ये फिल्म औरतों को भड़काने का काम करती है कि आजादी से रहो, अपने मन का करो। हाँ, ये काम करती है भड़काने का, पर इसमें बुरा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए इस बात से, जब तक आपको उन पर भरोसा है और पता है कि वो जो भी करेंगी अपने और सभी की भलाई के लिए करेंगी, जैसे आप करते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहता है या नौकरी करना चाहता है तो क्या बुरा है। अब आप कहोगे कि घर कौन संभालेगा, तो जब दोनों नौकरी करने जा रहे हैं तो घर भी दोनों ही संभालेंगे ना। एक खाना बनाए तो दूसरा बर्तन धो ले, एक झाड़ू लगाए तो दूसरा पोंछा लगा ले। तो बस सिंपल सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे में और सब कुछ हो सकता है जो आप चाहें। महिलाओं को भी समझना होगा कि वो अपनी आज़ादी को किस तरह इस्तेमाल करती हैं। अगर आप पर कोई भरोसा कर रहा है तो आप उस भरोसे को कायम रखते हुए उस काम को करके दिखाओ। क्योंकि आजकल खबरें बहुत आ रही हैं कि एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए लोन लिया और सब कुछ किया, उसे पढ़ाया लिखाया, और जब जॉब लग गई तो वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो ऐसी खबरें आ रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए तो ये चीज़ ख्याल रखी जाए तो अच्छा है। सब तो सही था, पर कुछ चीजें थी जो सही नहीं लगी। जैसे गायत्री का मोटा होना, जिसे बुरा लगता था कि सब उसे मोटा समझते हैं या मजाक बनाते हैं। आजकल बॉडी पॉजिटिविटी के चक्कर में ओबेसिटी यानी कि मोटापे को भी नॉर्मल माना जाने लगा है, जो कि बहुत गलत है। मोटापे से आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकती है, कई तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। तो मोटापा नॉर्मल तो नहीं है। लोग भर भर के अंट शंट खा खाकर शरीर और सेहत
बर्बाद करते हैं और फिर कहते हैं कि मोटा मत बुलाओ, माई बॉडी माई चॉइस। जब चलने में सांस फूलेगी, कई सारी बीमारियां होंगी, तब ये माई बॉडी माई चॉइस कोई काम नहीं आएगा। इसलिए इसको प्रमोट करने के बजाय ये चीज प्रमोट होनी चाहिए कि एक्सरसाइज करो, सेहत बनाओ। अगर आपको कोई मोटा समझ के आपको पसंद नहीं कर रहा तो वो उसकी चॉइस है कि उसे वो लोग पसंद हैं जो अपनी हेल्थ की केयर करते हैं। इसमें सामने वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि खुद में बुरा लगना चाहिए कि मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ। हाँ, अगर कोई हेल्थ इशू की वजह से वजन बढ़ा हुआ है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके आलसपन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आपका वजन बढ़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, उसकी नहीं जो आपके मोटापे को पसंद नहीं करता। दूसरी चीज कि ब्रा वाला जो सीन था उसका कोई सेंस ही नहीं बना, या तो उसे सही से लिखा नहीं गया क्योंकि वो एकदम अचानक से आया और लगा कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, जो मैसेज था वो सही था, पर शायद सीन सही से नहीं लिखा गया। अब भरी दुकान में मुझे कोई ब्रा पहनने को कहेगा तो मैं भी सेम वैसे ही रिएक्ट करूंगा जैसे रॉकी ने किया, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा, ऑकवर्ड फील होगा। अब किसी लड़की को मैं लेके जाऊं और कहूं कि ये वाली अंडरवेयर ट्राई करके दिखाओ जरा मुझे, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं करने वाली, बल्कि गाली अलग से देगी। तो ये सीन काफी अजीब था। वैसे इस तरह की कहानी हमने पहले भी कई बार देख रखी है, तो मूवी की स्टोरी बिल्कुल भी नई नहीं थी, बस सिचुएशंस अलग अलग डाली गई हैं, पर कहानी वही थी जो देखते आ रहे हैं। फिल्म में काफी सारे मैसेज दिए गए हैं, पर इतने ज्यादा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि फिल्म 3 घंटे की हो गई, जो कि आपको थोड़ा बोर भी कर सकती है। कुछ लोगों को ये भी लगा होगा कि इसमें फेमिनिज्म वाला जो भी है वो ज्यादा ही हो गया है, तो हाँ, मुझे भी लगा कि कुछ ज्यादा ही हो गया था। मतलब एक के बाद एक सोशल मैसेज आते जा रहे थे, तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है कहीं कहीं पर। अब एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अपना किरदार अच्छे से निभाया और सबकी एक्टिंग बढ़िया रही, चाहे वो आलिया हो, रणवीर हो, या जया बच्चन जी, या शबाना मैम, या धर्मेंद्र जी। बस हाँ, वो जो किसिंग सीन था धर्मेंद्र जी और शबाना आजमी के बीच, वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कहीं कहीं ऐसा फील हुआ जैसे आलिया अपने गंगूबाई वाले अवतार में आ जा रही हूँ। मतलब जब कोई भारी भड़कम डायलॉग लेना हो तो वैसा ही टोन सुनाई दे रहा था। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद थे, सबका काम सही रहा। कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इस फिल्म को एक्सप्लेन करने की, तो सोचा लाओ कर ही देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी अब खुश होंगे, और आप सबकी भी धीरे धीरे रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी। चिंता मत करिए, थोड़ा समय दीजिए, सबकी पसंद की मूवीज आती रहेंगी। बस शर्त ये रहेगी कि आपके सजेशंस थोड़े अच्छे होने चाहिए। मतलब कि अब कौन सी मूवी का एग्जांपल दूं, जैसे अभी गणपत आने वाली है, तो मुझे ट्रेलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे देखने का भी मन नहीं है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट की जाएगी, प्रेशर पड़ेगा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी तो चैनल चलाना है ना। तो कुछ इस तरह की मूवीज इग्नोर करिए ताकि एक्सप्लेन ना करना पड़े और आपको देखना ना पड़े। बाकी अब मैं चलता हूँ अगली वीडियो पर काम करने। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कुछ ना कुछ लिख कर जाइएगा। अगर आलस आ रहा है तो कम से कम लाइक ही कर दीजिए। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, या बहुत टाइम से वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा करने पर तुरंत आपके मोबाइल पर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, जिससे कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा या बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा मेरी वीडियो के आने का। तो इसमें आपका ही फायदा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।